Assalamualaikum ji, this is Mohammad Hanzla Zamir from Juris.pk. The topic for today's session is philosophy of bail and relevant laws with Mr. Jawad Zafar. Mr. Jawad Zafar is an advocate of Supreme Court of Pakistan. He's a senior partner at Jawad Zafar and Associates. So thank you very much Jawad Sahab for joining us. थैंक यू, वेलकम। थैंक यू जी। नाजरीन, हमने जवाद साहब के साथ जो एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है, उसी लेक्चर सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम फ़िलासफ़ी ऑफ बेल और रेलिवेंट लॉज के हवाले से बात करेंगे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए जवाद साहब, ओवर टू यू सर। फ़िलासफ़ी ऑफ बेल एंड रेलिवेंट लॉज। जी, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि बेल होती क्या है और कब लेनी चाहिए ये बेल। राइट। तो इससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पेरेंटली 3 किस्म की कस्टडीज होती हैं जो क्रिमिनल लॉ में होती हैं। पहली किस्म की कस्टडी होती है जो पुलिस जब अरेस्ट करती है किसी बंदे को तो वो उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो इसको भी समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अरेस्ट होती क्या है। ये हमारा जो सीआरपीसी का सेक्शन 46 है, ये अरेस्ट को डील करता है। उसमें ये है कि किसी भी बंदे को आप लॉकअप में ले लें या उसको टच कर लें, जस्ट टू टच समबॉडी इज कॉल्ड अरेस्ट। तो जब वो अरेस्ट हो गया और उसको लॉकअप में ले गए तो उसे कहते हैं हम फिजिकल कस्टडी, उसको फिजिकल रिमांड भी कहते हैं हम। जब फिजिकल रिमांड है उसका टाइम 24 आवर्स होता है इनिशियल, जब अरेस्ट होता है बंदा, उसके बाद जो एक्यूज होता है, उसके बाद उसको आप 24 आवर से ज्यादा आप उसको, पुलिस जो है उसको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। उसके लिए अगर आपने ज्यादा उनको चाहिए होते हैं उसकी कस्टडी, तो उसके लिए उनको जो कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट होता है उस तक अप्रोच करना पड़ता है। तो ये सेक्शन 61 हमारा सीआरपीसी का इसको डील करता है और आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको डील करता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 24 आवर से ज्यादा अगर आपने मुल्ज़म को कस्टडी में रखना है तो देन यू वुड हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट। अब जब मैजिस्ट्रेट साहब ये समझते हैं कि मैंने इसकी मजीद कस्टडी देनी है पुलिस को, उसे कहते हैं फिजिकल रिमांड ज्यादा देना है, तो 167 के तहत 167 ऑफ सीआरपीसी, जब हम सिर्फ सेक्शन को बात करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेक्शन सीआरपीसी का ही है। 167 सीआरपीसी के तहत वो उसकी मजीद जो है वो फिजिकल रिमांड में एक्सटेंशन करते जाएंगे। अगर वो समझेंगे कि इसकी फिजिकल कस्टडी में मैंने एक्सटेंशन नहीं करनी, फिजिकल रिमांड मजीद नहीं देना, तो वो उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लेंगे। उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिमांड। और ये हमारा सीआरपीसी का सेक्शन है 344, जिसमें ये जुडिशियल रिमांड जो होता है उसको वो रेगुलेट करते हैं। जब मैजिस्ट्रेट साहब ये समझें कि जुडिशियल रिमांड के बाद कोई एप्लीकेशन आती है और वो मुल्ज़म अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो वो उसकी कस्टडी को फिर ट्रांसफर करके शोरटी की कस्टडी में दे देंगे। और ये जो शोरटी की कस्टडी है ना, इसको हम बेल कहते हैं। यानी अगर हम सिंपलीफाई करें ना बेल के कॉन्सेप्ट को, तो कस्टडी ऑफ शोरटी इज कॉल्ड बेल। राइट। तो फिर उसके बाद ये जो शोरटी होता है उसकी ड्यूटी बन जाती है कि उसने कोर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुल्ज़िम को प्रोड्यूस करना होता है। अब इस पे हम देखते हैं कि हमारी जो सीआरपीसी है वो कौन कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जो बेल को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सही। इसके ऊपर सबसे पहले जो सेक्शन है वो 63 है, वो डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड है। वर्ड वहां भी यूज हुआ कि जब मैजिस्ट्रेट ये समझे कि इस मुल्ज़िम के खिलाफ केस नहीं बनता या कोई और रीजन हो, फॉर एग्जांपल कोई बंदा प्रीवियस बेल के ऊपर है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको मैजिस्ट्रेट साहब सामने पेश करती है, या कोई और रीजन है, तो वो फिर उसको डिस्चार्ज कर देंगे, वो विद श्योरिटीज या विदाउट श्योरिटीज। तो जो 63 सेक्शन है पहला, वो डिस्चार्ज को डील करता है, मैजिस्ट्रेट साहब उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है सीआरपीसी में वो सेक्शन 86 है।
राइट। सेक्शन 86 को हम डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करेंगे कि वारंट्स क्या होते हैं क्रिमिनल लॉ में। जब किसी बंदे को तलब करना हो और उसमें सेकंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी में ये लिखा हो कि इस ऑफेंस में किसी को समन करना है या तलब करना है या प्रोसिक्यूट करना है उसके खिलाफ, तो उसके वारंट इशू होने हैं। तो फिर उस बंदे के वारंट इशू होते हैं फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर, या पहले उसको समन किया गया और समन के बाद वो नहीं आया तो फिर उसके अवेलेबल वारंट इशू होंगे, फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू होंगे। तो जो वारंट होता है, ये इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है वारंट की, यहाँ पे ये चीज डिस्कस करने वाली है। वारंट तब तक फोर्स में रहता है जब तक जो कोर्ट इशू करती है वो इसको कैंसिल कर दे या फिर वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब वारंट इशू होता है तो जिस दिन के लिए अपेयरेंस के लिए वारंट इशू होता है उस दिन अगर मुल्ज़म पेश हो तो हमारे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि वो एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट। जिस दिन डेट हो उस दिन एप्लीकेशन फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस दिन मुल्ज़म कोर्ट में पेश हो जाता है और वारंट का जो पर्पज है वो सर्व हो जाता है। हाँ, अगर उससे पहले वारंट का पता चल जाए तो फिर एक्यूज को हम कोर्ट में पेश करके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उन वारंट को हम कैंसिल करवाते हैं। अब सही। इससे अगला जो सेक्शन है हमारा बेल का, वो सेक्शन है 86, जिसमें जो सेशन जज है कंसर्न वो बेल दे सकता है। और वो क्या हालात हैं जब वो बेल देता है, इसकी मिसाल ये है कि किसी बंदे के खिलाफ कराची में एक केस रजिस्टर्ड हो गया, प्रिज्यूम करने के वो 489F का केस है, और उसके वारंट्स वहां से इशू हुए और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए लाहौर में आ गई। तो लाहौर में आके उन्होंने बंदे को अरेस्ट कर लिया। तो जो मुतलका सेशन जज साहब हैं वो उस बंदे को अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वैसे ही बेल दे देंगे और उसकी छोटी बांट्स लेके उन छोटी बांट्स को फॉरवर्ड कर देंगे कंसर्न सेशन डिवीजन को। और अगर वो नॉन बेलेबल है तो वो 497 वाली ग्राउंड्स के ऊपर वो चाहें तो उसको बेल ग्रांट कर दें। अच्छा, ये जो सेक्शन 86 है इसका होता यह था कि ये हमारा बड़ा मिसयूज होना शुरू हो गया था। इसमें जो प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी में हमने लेना शुरू कर दिया था सेशंस कोर्ट से, कि हम 498 की बैकिंग में 86 को रखते थे और हम सेशंस कोर्ट से प्रोटेक्टिव बिल करवा लेते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक मुल्ज़िम ने कसूर में कोई ऑफेंस कमिट किया है तो वो पहले क्या गुजरांवाला से बेल ले आता था, फिर शेखुपुरा से ले आता था, फिर फैसलाबाद से ले आता था, फिर लाहौर से ले लेता था, फिर हाई कोर्ट से ले लेता था। तो फिर उसके ऊपर आके 2009 में दो जजमेंट्स आई इस पॉइंट के ऊपर। एक हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस राणा जाहिद महमूद साहब ने दी थी और एक हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजिम अली मलिक साहब ने दी थी। वो अगर मैं रेफरेंस भी कोट कर देता हूँ दोनों के, उसमें उन्होंने ये PLD 2009 लाहौर 531 जो एक जजमेंट है राणा जाहिद महमूद साहब की, और 2009 PCRLJ 1430 जिसमें इन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। किसी भी काइंडली एक दफा सेशन, दोबारा रिपीट कर दिएगा नाजरीन के लिए। ये है PLD 2009 लाहौर 531। जी। ये हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस राणा जाहिद महमूद साहब की जजमेंट है। और एक है 2009 PCRLJ 1430 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजिम अली मलिक साहब की जजमेंट है ये वाली। राइट। इसमें इन्होंने ये होल्ड किया था कि जो जजमेंट्स है ना, सॉरी, ये जो प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, ये सेशंस कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट थोड़ा सा डेंजरस हमारे लिए ये हुआ कि जो उन्होंने तो बेसिकली प्रीवियस बेल से रोका था, तो जो हमारे लर्नड सेशन जजेस हैं उन्होंने 86 में जो पोस्ट टेस्ट बेल है ना उसको भी एंटरटेन करने से इनकार करना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास पावर ही कोई नहीं है। हालांकि वो जजमेंट्स रोकती हैं किसी भी प्री टेस्ट या प्रोटेक्टिव बेल से। लेकिन अगर एक बंदा जिसके खिलाफ किसी और सेशन डिवीजन में केस दर्ज हुआ हो और वो दूसरी सेशन डिवीजन में अरेस्ट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ ले तो ही कुड अप्रोच द कंसर्न सेशन जज टू गेट हिज बेल, और प्रिंसिपल्स वही होंगे जो 497 वाले होंगे। अब उसके बाद जो अगली जो बेल का सेक्शन है वो है सेक्शन 91। 91 जो है ये, इसमें हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, ये बेसिकली छोटी बॉन्ड जिसमें लिए जाते हैं किसी भी पर्सन से, चाहे वो मुल्जम हो चाहे वो विटनेस हो। ये कोर्ट के पास पावर है कि किसी बंदे की अपीयरेंस को बाउंड करने के लिए उससे वो 91 के बॉन्ड्स लेता है।
ताकि आइंदा वो बंदा पेश होता रहे। तो ये भी एक काइंड ऑफ बेल है कि जब छोटी बॉन्ड जमा हो गए तो वो समझे उसकी वो भी बेल हो गई। अच्छा, उसके बाद एक बेल जो है वो 169 के तहत है। उसकी बकायदा जो स्केड्यूल्स हैं सीआरपीसी के एंड में, ये वो बेल है जो पुलिस ऑफिसर दे सकता है किसी को। क्योंकि हमने बेल को थोड़ा सा स्ट्रेच किया है कॉन्सेप्ट को, तो इसलिए हम डिस्चार्ज को भी या रिलीज करने को भी बेल के उसमें लेके आएंगे डोमेन में यहाँ पे। तो 169 की जो बेल है ना, वो पुलिस ऑफिसर जब समझे कि इसके खिलाफ इतनी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो वो किसी भी बंदे को बेल पे रिलीज कर सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात सबसे शेयर की थी कि बाकी जितनी भी बेल्स होती हैं वो कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन ये जो पुलिस वाले बेल ग्रांट करते हैं इनकी हार्डली कोई ओकेजन ऐसा अवेलेबल है हमारे पास जिसमें हम इसको रिकॉल करवा सकें। राइट। अच्छा जवाद साहब, ये कौन कौन से जराइम है, क्राइम्स हैं जिसमें पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो बेल ग्रांट कर सके, कौन और वो कौन कौन से जो circumstances में? 169 की जो पावर है ना, वो जी। इनकी इन्फिनिटी पावर है। ये किसी में राइट। भी ग्रांट, इवन 302 में भी छोड़ सकते हैं किसी बंदे को, जब वो अच्छा। समझेंगे इसके खिलाफ जो एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट एविडेंस है यहाँ पे, तो वो हम्म। उसको छोड़ देंगे और उसकी सही। फिर डिस्चार्ज की या उसकी कैंसिलेशन फॉरवर्ड कर देंगे वहां पे। अच्छा, राइट। उसके बाद आगे एक सेक्शन है 170 सीआरपीसी का। ऑल्दो इसका बेल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का। 170 ये बात कहता है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें केसेस जो हैं वो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को भेजे जाते हैं जब एविडेंस सफिशिएंट होती है। तो बेल से हम इसलिए इसको रिलेट कर रहे हैं कि किसी भी केस को दो सूरतों में सिर्फ ट्रायल के लिए भेजा जाता है मुतलका अदालत में, या एक्यूज बेल पे हो या कस्टडी में हो। तो ये हमारे एक बड़ा गलतुल-आम कॉन्सेप्ट है कि किसी को कॉलम नंबर 2 में रख के वो चालान कर देते हैं, ना वो बंदा बेल पे होता है ना कस्टडी में होता है। तो पहले वो फिर ऐसे ही केस चल रहा होता है, समटाइम पता नहीं चलता कि बंदे का फेट क्या है, ना वो बेल करवाता है ना वो छोटी बांट देता है। अच्छा, उसके बाद एक सेक्शन इसको हम थोड़ा सा साथ अटैच कर लेते हैं, वो 249 है, सिंपल 249। राइट। कि जब मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो रहा हो तो ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसमें एविडेंस नहीं आ रही या कोई और रीजन पैदा हो गई है, तो मैजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो छोटी बांट्स लेके बंदे को रिलीज कर देंगे अगर वो कस्टडी में है। तो वो ट्रायल स्टॉप हो जाता है वहां पे कि कभी फिर कंप्लेनेंट के पास एविडेंस आ जाए या विटनेसेस आ जाएं तो वो फिर रेजरेक्ट हो जाता है। टिल दैट टाइम वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो उसके बाद जो एक बेल है 382A में, सही। 382A में बेल वो बेल है जिसमें अगर 1 साल से कम सजा हो जी। और एक मुल्जम को ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करती है और उसकी सजा 1 साल से कम है, तो वो उसी कोर्ट को ही कहे, रिक्वेस्ट प्रेफर करेगा कि जनाब मैं इस केस में अपील फाइल करना चाहता हूं, आप मुझे बेल दे दें। तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वो टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील वो उसको बेल ग्रांट कर देंगे। तो ये भी एक बेल की किस्म है यहाँ पे। सही। उसके बाद आ जाएं आप बेल में 426। ये इसमें 3 किस्मों की बेल है 426 में। ये बेसिकली 426 है, ये दिस इज अ सेक्शन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले इसमें, सॉरी जी सर, कंटिन्यू करें। जी, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डील करता है। इसमें ये है कि जो एपलेट कोर्ट होती है किसी भी बंदे की सेंटेंस को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील सस्पेंड कर सकती है। इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ पेरीमेट्री भी एप्लीकेबल होती है जब इसको डील करती हैं कोर्ट्स। वो देखती हैं कि जब बंदे ने ट्रायल फेस किया था उस वक्त वो बेल पे था कि नहीं था। अगर वो उस वक्त बेल के ऊपर हो तो डॉक्ट्रिन ऑफ पेरीमेट्री इस पे एप्लीकेबल होगी। और वो मैं पार्डन, आई बैक पार्डन ऑफ ऑल द व्यूअर्स के अगर ये पेरीमेट्री जो लफ्ज है शायद से प्रोनाउंसिएट ना हो, तो ये अगर वो ट्रायल के ऊपर बेल पे है तो वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील भी उसका राइट है उसको बेल पे रखा जाए। सही। तो क्योंकि बिकॉज द अपील, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपील इज द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग। अपील, एपलेट कोर्ट इज द कोड ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसलिए फिर जब तक एपलेट कोर्ट को फाइनलिटी अटेन नहीं करती वो जो मैटर है एपलेट कोर्ट में जाके, तो तब तक उसको बेल पर रखा जाए। तो 426 में जब हम अपील फाइल करते हैं तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील
अगर किसी ने अक्यूज के लिए बेल सीक करनी हो तो ही वुड फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426 ऑफ सीआरपीसी। उसमें एक 426(2)(a भी है। उसमें यह है कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी को बेलेबल ऑफेंस में सजा दे, चाहे वो कितनी भी सजा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के 382(a क्या कहता है इसके ऊपर, तो वो ट्रायल कोर्ट को ही मुल्जम रिक्वेस्ट प्रेफर करेगा कि जनाब मेरा बेलेबल ऑफेंस है, मुझे अपनी सजा दे दी है, आप मुझे मेरी सेंटेंस को सस्पेंड कर दें, मुझे बेल दे दें ताकि मैं अपनी अपील फाइल कर सकूं। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर देगी और वो आके अपील फाइल कर देगा। उसके बाद एक है 426(2)(d। उसमें बेल का कंसेप्ट ये है कि एक बंदे को हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उसकी अपील डिसमिस होगी, तो उसने फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी, तो फिर वो बंदा आके हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल करेगा कि जनाब मुझे लीव ग्रांट हो चुकी है, उसकी ये रीजन है। तो फिर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो देखेगी कि क्या रीजन जस्टिफाई करती हैं, तो वो उसको बेल दे देगी, और बेशुमार ऐसी बेल हुई भी हुई है। उसके बाद आप आ जाए 435 के ऊपर। 435 है रिवीजन बेसिकली डील करती कि जहां पे अपील, अच्छा पहले थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा सा अपील और रिवीजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी पैदा कर दूं। जो अपील्स है ना, ये हम सिर्फ सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। अपील्स प्रोवाइडेड इन स्टैट्यूट हैं, जितनी भी अपील्स हैं वो लिख दी गई हैं कि ये अपील होंगी, जिनमें जो मेन अपील है वो 408 की अपील है अगेंस्ट द सेंटेंस पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट, 410 सीआरपीसी में है अगेंस्ट द सेंटेंस पास्ड बाय सेशन जज, और 417 डील करता है अपील अगेंस्ट एक्विटल को। जो हमारी मेन अपील्स फाइल होती हैं वो ये वाली हैं। राइट। उसके बाद जहां पे अपील अवेलेबल नहीं है तो वहां पे क्रिमिनल रिवीजन फाइल होती है। देयर इज नो सेकंड अपील इन क्रिमिनल लॉ, देयर इज नो सेकंड रिवीजन इन क्रिमिनल लॉ। तो जब ऑनरेबल कोर्ट्स, जो रिवीजनल कोर्ट्स होती हैं, जब वो रिवीजन को एंटर कर रही होती हैं तो उनके पास वो सारी पावर्स होती हैं जो एपेलेट कोर्ट को हासिल कर रही होती हैं। तो 435 में जो रिवीजनल कोर्ट है, दैट कुड सस्पेंड द सेंटेंस ऑफ एनी अक्यूज्ड और उसको वो बेल पर रिलीज कर सकती है। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये बात जो है बिल्कुल यंगस्टर्स इसको नोट कर लें कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्रिमिनल रिवीजन में लिमिटेशन कितनी है। देयर इज नो लिमिटेशन इन फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल रिवीजन। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो लिमिटेशन इन फाइलिंग ऑफ क्रिमिनल रिवीजन। सिविल रिवीजन में लिमिटेशन है, लेकिन क्रिमिनल रिवीजन में कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये रिवीजनल पावर हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट की सो मोटो पावर है। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जो किसी सेंटेंस को एनहेंस करती है जब किसी को, तो वो भी पावर रिवीजनल पावर होती है, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट किसी भी टाइम उसको एक्सरसाइज कर सकती है। उसके बाद जो अगला सेक्शन बेल से रिलेट करता है वो है 466। ये एक लुनेटिक पर्सन के बाबत, चूंकि ये सारे सेक्शंस वही हैं इससे जो आगे पीछे हैं जो लुनेटिक से डील करते हैं, तो अगर कोई किसी मुल्जम के बारे में कोर्ट को ये समझ आ जाए एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद कि ये लुनेटिक है, तो वो उसके ट्रायल को रोक देगी और उसके छोटी बांट देगी, उसको रिलीज कर देगी, तो वो बेल पे चला जाएगा और उसका ट्रायल भी स्टॉप हो जाएगा। अब हम आते हैं तीन मेन सेक्शन जो हमारी बेल्स को डील करते हैं। उसमें 496, 497, 498। 496 क्या है? 496 रिलेट करता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, जो मैंने पहले कहा था कि हम बाद में डील करेंगे बेलेबल केसेस क्या होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट की जाती है। ये कोई डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट नहीं है, कोई ग्रेस ऑफ कोर्ट नहीं है। ये बेल एज अ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस? द ऑफेंसेस इन व्हिच बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये राइट ऑफ एक्यूज्ड होता है कि उसको बेल दी जाए, तो इसलिए वो फिर जो बेलेबल केसेस होते हैं उनमें एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दी जाती है। और ये कैसे पता चलता है कि ये केस बेलेबल है और ये नहीं है? उसके लिए अगेन हमें सेकंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स या जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रिमिनल लॉ में है वो सेकंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है या ये नहीं है।
तो 496 जो है वो डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस को, और जो 497 है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेट करता है। और उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि वो ऑफेंसेस हैं जिसमें डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है जी। वो क्या है, जो नॉन प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करते हैं। और प्रोहिबिटिव क्लॉज क्या है, ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 10 साल या इससे ज्यादा हो। अगर किसी ऑफेंस की सजा 10 साल से कम है तो वो नॉन प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करता है। अगर किसी ऑफेंस की सजा 10 साल से ज्यादा है तो वो प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा इसकी सजा कितनी या कितनी नहीं है, ये पीपीसी में जो सेक्शंस हैं, पिनल प्रोविजंस हैं, उनमें भी लिखा हुआ है, और सेकंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी में भी लिखा हुआ, वहां से देख सकते हैं। तो जिन जिन ऑफेंसेस में सजा 10 साल से कम है वो नॉन प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करते हैं, उनमें बेल डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होती है। इसके ऊपर पेरेंट जजमेंट है पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 तारिक बशीर केस जो है, मैं फिर बोलता हूँ, पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34। ये भी जितने भी नोविसेस टू द प्रोफेशन है, जितने भी न्यू कमर्स हैं, वो सब इसको एक दफा जरूर पढ़ें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बेल के दिए हुए हैं। और दूसरी जो इसमें कैटेगरी है वो ऑफेंसेस जिनमें जो प्रोहिबिशन के अंदर आते हैं, जो प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि फर्दर इंक्वायरी बनती हो, तो फिर कोर्ट्स बेल ग्रांट करती हैं। अब फर्दर इंक्वायरी अगर बनती हो तो फिर डिस्कशन ऑफ द कोर्ट खत्म हो जाती है वहां पे। फिर इट इज द मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू ग्रांट बेल, बिकॉज जो वर्ड है, when court thinks that the case of the petitioner is one of further inquiry, the court shall release the person on bail। वर्ड shall यूज हुआ है, वहां डिस्क्रेशन है ऐसे ऑफेंसेस में जो प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल नहीं करते 497(1) में। और जो 497 सबसेक्शन 2 है, उसमें जब कोर्ट ये समझे कि ये फर्दर इंक्वायरी का मैटर है तो वो उसको लाजमी बेल पे रिलीज करेंगे, वर्ड शैल यूज हुआ है। अब उसके बाद 498 प्रीजस्ट बेल को डील करता है। उसके इंग्रेडिएंट सबको पता है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट हो, मेलिफिडी हो, ये फिर किसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रेजेंस जरूरी है मुल्ज़म की। इसके ऊपर भी नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं कि अगर कभी मुल्ज़म नहीं भी पेश होता तो फिर भी वो प्रोसीड कर जाती है, जजमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मुल्ज़म पाकिस्तान से भी समटाइम ऐसे हमने देखा है कि बाहर थे तो उनकी भी प्रोटेक्टिव बिल्स कराची हाई कोर्ट ने ली हुई हैं। तो ये प्रीरेस्ट बेल से रिलेट करते हैं सेक्शंस। अब प्रीरेस्ट बेल का कांसेप्ट ये है कि जब मुल्ज़म कोर्ट में सरेंडर करता है तो बेसिकली वो अपने आप को कोर्ट की कस्टडी में दे देता है, तो वो भी एक किस्म की कस्टडी होती है। उसके बाद कोर्ट समझे कि उसको क्लियर करना है या हमने क्या करना है, वो एक कस्टोडियल लेगस उसे कहते हैं, मतलब जो बेसिक इसका टर्म है, तो वो इसमें हम कर सकते हैं। तो जब कोर्ट ने उसमें बेल देनी होती है तो वो उसको ये समझे कि कोर्ट पहले उसको अपनी कस्टडी में लेती है, उसके बाद उसकी बेल कंफर्म करके रिलीज कर देती है। तो वो जब प्रीवियस बिल पे भी आता है तो वो कस्टडी ऑफ श्योरिटी में ही वहां पे आ जाता है। तो उसके बाद एक 561A भी सेक्शन है जो इनहेरिट पावर है ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट की। तो जहां पे हाई कोर्ट को कोई चीज समझ ना आए तो वो 561A की भी जुरिस्डिक्शन इन्वोक करके किसी बंदे को बेल दे सकते हैं। जैसे एक वक्त था कि जब नारकोटिक्स केसेस में लॉर्डशिप मिनिस्टर जस्टिस असद खोसा साहब जब होते थे तो वो 561A में बेल ग्रांट करते थे नारकोटिक्स केसेस में। वो इसलिए करते थे कि 51 का बार था। 51 में ये बात लिख दी हुई है, जो 51 मींस 51 ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इन 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 केसेस में बेल नहीं होगी। 497 और 498 इस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर जो पर्टिकुलरली जो 9B और 9C के ऑफेंसेस हैं, तो जब प्रोहिबिशन स्टैट्यूट में लगा दी होगी तो फिर कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं करती, तो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन आ भी जाए बेशक। तो उसमें होता क्या था कि फिर जो आसिफ सईद खोसा साहब होते थे तो वो 561A की अपनी जो इनहेरेंट पावर थी उसको इन्वोक करते थे, जहां बेल बनती थी तो वहां पे बेल ग्रांट कर देते थे। तो लेकिन चूंकि हमारे अब सारे ही 497 में बेल्स फाइल हो रही हैं, 497 में ग्रांट होती हैं और 497 ही चल रहा है, इसलिए हमने इसी सिस्टम के साथ चलना है, तो 497 ही होगा। अब उसके बाद कुछ बेल्स ऐसी हैं जो आप समझें कि सीआरपीसी के बाहर जाके भी होती हैं।
वो कौन सा लॉ रिलेट करता है? उसमें जो सेक्शन 21D ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, वो पावर्स देता है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, वो बेल ग्रांट कर सकती हैं। ये 21D ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। अच्छा, अब उसके बाद सीपीसी में भी बेल होती है। सीपीसी में कैसे होती है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, जैसे नैब के जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उनमें बेल होती है, तो वो हम 199 अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पिटीशन फाइल करते हैं। उसके साथ 151 ऑफ सीपीसी, तो प्रीएस्ट बेल जो इंटरिम ऑर्डर पास होता है, तो वो 151 सीपीसी में फाइल होता है, उसी में बेल मिलती है। और जब फाइनलिटी अटेन करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी सिविल लॉ ही गवर्न करता है, सीपीसी गवर्न करती है, तो फिर वो भी 199 में ही बेल ग्रांट होती है बेसिकली। और उसके पीछे सारा जो उसका स्कीम है वो वही होती है जो 497 की है। अच्छा सर, अभी आपने एड इंटरिम बेल की बात की, तो साथ साथ हमारे नाजरीन को ये भी बताते चलिएगा कि ये प्री अरेस्ट में और एड इंटरिम बेल में क्या फ़र्क है? ये एक ही चीज़ है। एड इंटरिम ये होता है कि प्री अरेस्ट वो जो फाइनलिटी अटेन कर ले वही प्री अरेस्ट होती है। राइट। एड इंटरिम सिर्फ इसमें जो मेरे नजदीक ये डिफरेंस है कि जो पहली डेट में मिलती है वो एड इंटरिम बेल होती है। राइट। जो प्री अरेस्ट है वो जो फाइनलिटी अटेन करे वो एक ही चीज़ है, वहां तक दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन जब वो कंफर्म होती है तो वो प्री अरेस्ट कंफर्म होती है। तो एड इंटरिम मींस कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो होती है वो एड इंटरिम बेल कहते हैं। वो इसके लिए जरूरी होता है कि जब हम प्री अरेस्ट बेल फाइल करते हैं ना जी, तो ये भी एक गलती कर रहे होते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त, वो ये लिखते नहीं है कि वो सिर्फ फाइनल प्रेयर दे देते हैं कि इट इज हम्बली प्रेड दैट प्री अरेस्ट बेल मे काइंडली बी ग्रांटेड टू द पिटिशनर। वो साथ एक लाइन और लिखनी होती है कि इट इज फर्दर प्रेड दैट एड इंटरिम प्री अरेस्ट बेल मे काइंडली आल्सो बी अवॉर्डेड। तो वो भी साथ हमने ऐड करना होता है उसमें। अच्छा, अब उसके बाद एक और सेक्शन जो इसको डील करता है वो है पीपीसी का एक सेक्शन है, वो 331। वो कौन से हालात हैं? उसके लिए जो दियत है ना, थोड़ा सा मैं उसका कंसेप्ट भी आपको दे दूं इसी में चलते चलते। जो दियत है उसकी वैल्यू जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है अपने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में वो डिटरमिन करती है। दियत की वैल्यू बेसिकली होती है 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। फिर सुन लें, 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। तो जब पेमेंट ऑफ दियत होती है तो या तो वो लमसम देनी चाहिए उसको, मुल्जम को अदा करनी चाहिए मुल्जम को, या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो कि 5 साल के ऊपर होती हैं। तो अगर मुल्जम अदा ना कर सके उस दियत को तो फिर उसको भी बेल पे रिलीज किया जाता है इक्वल अमाउंट की छोटी लेके। तो जो फेडरल गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जो दियत का नोटिफिकेशन किया था उसमें कोई 23,20,202 रुपए शायद थे, तो इस साल का भी आया है, वो शायद पब्लिक नहीं हुआ या कभी आया, मेरी नजर से नहीं गुजरा, तो वो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही कहीं वेरी करेगा। तो वो भी एक बेल का कॉन्सेप्ट है। तो ये वो सारे सेक्शंस हैं जिनमें हम बेल करवा सकते हैं। दिस इज द बेसिक लॉ व्हिच रिलेट्स टू बेल। राइट सर। सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा जो बेल से रिलेटेड जो उसकी रेलिवेंट लॉज हैं वो आपने एक्सप्लेन कर दिए। किसी चीज़ की मुझे लगता है कि अब गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये मुशाहिदे में आया और बहुत सारे वकला को ये देखा जाता है कि वो जब बेल फाइल करते हैं, बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो वो उसमें ग्राउंड्स मेंशन नहीं करते, उसको जो है वो उसमें कोई केस क्लॉज वगैरह साथ अटैच नहीं करते, बल्कि स्टीरियोटाइप जो है वो एक बेल जाके सबमिट कर देते हैं। तो इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखें, ये जो न्यू कमर्स है ना उनको तो बिल्कुल ये करना चाहिए कि स्टीरियोटाइप ग्राउंड्स के ऊपर आए। उनको चाहिए, पहले मैं तो रिकमेंड करूंगा इसको, ऑल्दो इसको परमिट नहीं करते या कुछ लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि न्यू कमर्स को अपने हाथों से बेल लिख के फाइल करनी चाहिए, चाहे राइटिंग जितनी भी बुरी क्यों ना हो। आप व्हाइट पेपर लें, पेंसिल लें, एफआईआर लें और अपने हाथ से बेल लिख के फाइल करें। बिल्कुल उसको राइट। कंपोज ना करवाएं। वो बुरी लगे, अच्छी लगे, कोई क्रिटिसाइज करे या ना करे, जब तक आप हाथ से काम नहीं करेंगे ना आपको काम करना नहीं आएगा। तो उसके लिए ग्राउंड ये है कि जो नॉन प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल करते हैं, किसी उनके लिए एक ही ग्राउंड काफी होती है कि जो ऑफेंस है वो प्रोहिबिटिव क्लॉज में फॉल नहीं करता, ग्राउंड ऑफ बेल इज अ रूल, रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन होती कोई नहीं है, तो पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट 34 पेज है उसकी लाइट में, और ये बेल ग्रांट भी इसी ग्राउंड पे ही हो रही होती हैं।
तो इसलिए वो चल जाती हैं जो स्टीरियोटाइप होती हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बेल बिल्कुल स्टीरियोटाइप फाइल ना करें। उस जो कंसर्न केस लॉज हैं उनको पढ़ें, उनमें जो ग्राउंड्स हैं उनको उठाएं और अपने हाथ से ऐड करके उसको फाइल करें। जो फर्दर इंक्वायरी के केसेस होते हैं जिन्हें बनाना होता है उसमें आपको पूरी ड्राफ्टिंग करनी होती है। एक्चुअली मसला ये है कि जो एक वर्ड इंटर एलिया यूज करते हैं ना हम, जो ग्राउंड्स वाला पैराग्राफ है उसमें हम करते हैं द पिटिशनर सीक्स हिज पोस्ट एस्ट बेल और फ्री एस्ट बेल ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एलिया फॉलोइंग। तो इंटर एलिया मींस अमंगस्ट अदर्स। तो उसमें अमंगस्ट अदर्स में ये होता है कि फिर यू कुड एजिटेट ऑल द ग्राउंड्स जब आप जाके कोर्ट में उसको आर्ग्यू करेंगे। ना उसको कोई पढ़ता है बेल की जो पिटिशन है, ना कोई प्रॉपर लिखता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि आप इसको बेल को प्रॉपर ड्राफ्ट किया करें और इसको इसका लॉ कंसर्न पढ़ा करें और जो ग्राउंड्स आपको अवेलेबल हैं वो उसमें लिया करें और एक कम्प्रीहेंसिव बेल लिखा करें, आर्गुमेंटेटिव बेल लिखा करें। जो जूनियर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उसका फायदा ये होगा कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे ना मुतलका कोर्ट में, तो आपको फिर इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अब उसके बाद इस बेल से रिलेटेड जो जुबैर लॉ केस, उसके बाद फिर एक और केस भी आया, वो उनमें फिर सारा इसके वो पैरामीटर्स कर दिए गए। चूंकि हमारा आज फिलोसफी ऑफ बेल से और लॉ जो रिलेटेड है उसके ऊपर का ये था नहीं, तो उसके नीचे नीचे नोटिंग दें कि इसमें किस किस एक्यूज की बेल कब कब हो चुकी है, खारिज हुई है, इस एक्यूज की बेल कब हुई थी, कब खारिज हुई थी, और उनके ऑर्डर साथ लगाएं। अगर नहीं आपने लगाए ऑर्डर्स तो ये सिंगल ग्राउंड सफिशिएंट होती है कि आपकी बेल को ट्रैश कर दिया जाए। क्योंकि जो राइट लेटेस्ट लॉ इसके ऊपर डेवलप हुआ है उसमें ये सारा डिस्कस किया गया है और उसमें लिखा है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। राइट। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल सिर्फ आपसे और पूछना चाहूंगा कि फिलॉसफी जो बेल की है, दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है, अगर आप इसको जनरली डिफाइन करें तो किस तरह से आप इसको वन लाइन में डिफाइन करेंगे? देखिए हमारी जो फिलोसफी ऑफ बेल है ना, ये हमारे ऑल दो सोशल मीडिया ये कहता है पाकिस्तान की कोर्ट्स बहुत ज्यादा बेल देती हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ज्यादा बेल देती हैं। पूरी दुनिया में बेल पहले है। देखें, बेल जो है वो प्री मेच्योर पनिशमेंट होती है। हम अपने ट्रायल कोर्ट्स की जो एफिशिएंसी है हम उसको जरा थोड़ा सा सिक्योर करें, नंबर एक। नंबर दो, ट्रायल के ऊपर फोकस करें। ये बेल को इतना बड़ा इशू नहीं होता। मैं तो ये समझता हूं कि अगर मैंने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि ऐसे ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटेड क्लॉज में फॉल नहीं करते आप उनको वैसे ही बेलेबल कर दें, नॉन कॉग्निजेबल कर दें। ऐसे ऑफेंसेस जो मॉनिटरी मैटर से डील करते हैं उनमें अगर आपने नहीं करना तो मुलजम पकड़ा भी जाए तो मैजिस्ट्रेट को ये पावर दें कि वो 498 की पावर ले, स्टैट्यूट में अमेंडमेंट करें कि वो प्रोटेक्टिव बेल दे कि टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ इंक्वायरी इसको भी पकड़ा ना जाए। हाँ, जब वो मुलजम को वो इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी हो जाए, ट्रायल कोर्ट सजा दे, तो फिर वो सफर करे। हम उसको क्यों नहीं एफिशिएंट करते अपने उस सिस्टम को? ये किसी को प्री मेच्योर कस्टडी में रखना, और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि 30-30 साल, 25-25 साल, 10-10 साल और 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल लोग कस्टडी में रहते हैं। बाद में पता चलता है कि जी वो तो ऑफेंस ही कोई नहीं था और वो उसमें एक्विटल होगी उनकी। तो इसका बेहतर हल ये है कि बेल को हम टाइट करने की बजाय उस बंदे की मूवमेंट को हम सिक्योर करें कि आप जहां मर्जी फिरो, ठीक है। उसकी एक रीजन ये भी है कि जब हम किसी मुलजिम को जेल में रखते हैं ना तो हमें बड़ा महंगा पड़ता है। ये मेरे और आपके और पब्लिक चेकर के पैसे हैं जो वहां पे लगते हैं। अगर हम बेल्स के लिए थोड़ा सा लीनियंट हो जाएं और ट्रायल के ऊपर फोकस करें, उसके 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि ट्रायल का डर पैदा होगा। हमारे यहाँ बेल जो है 95% केसेस में एंड ऑफ द केस होता है। लेकिन मेरे ख्याल में वी शुड फोकस ऑन द ट्रायल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बेल, नंबर एक। इसका फायदा ये होगा कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स है ना, अब देखो ना हमारे लाहौर में की हद तक मैं बात कर रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होते ट्रायल यहाँ पे। अच्छा, उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी नर्सरी खराब हो रही है। हमारे जूनियर्स कहाँ से सीखेंगे अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल नहीं होगा? तो बड़े ट्रायल के लिए कोई एंगेज ही नहीं करेगा उनको। तो उसका फायदा ये होगा कि हमारे जो एक बच्चे आ रहे हैं नए, जो लॉ पढ़ के आ रहे हैं, उनको काम करने का चांस मिलेगा वहां पे। तो वी शुड फोकस ऑन द ट्रायल इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बेल। तो अब बेल हमारी देखें, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मेरा खुद आई विटनेस बात है कि एक दिन एक बैल की चोरी का केस आ गया था। तो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद सद्दू हसन जिलानी जो थे उस वक्त,
उन्होंने कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए रह गई है। तो ये जो बेल्स हैं ये यहीं पे डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। लोगों को, जिन लोगों को बेल देनी है उनको दे देनी चाहिए। तो ट्रायल के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक्चुअली ट्रायल करना हम भी नहीं चाहते, ना हमारे जो अक्रॉस द रोस्टम बैठे होते हैं, थोड़ा सा उनको भी मुशक्कत करनी पड़ती है। तो वो शायद कुछ दोस्त हैं जो नाराज भी हो इस बात से, लेकिन चाहते वो भी नहीं है कि मुशक्कत हो। एविडेंस कौन लिखी और कैसे प्रोसीड हो इसके ऊपर। राइट जी। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो फिलॉसफी ऑफ बेल है और जो बेल का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, हमारे आज के सेशन का यहीं पर इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह जवाद साहब के साथ एक नए टॉपिक के साथ नए सेशन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यू आर वेलकम ऑलवेज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।